आज 15 अगस्त 2024 को हम आज़ादी की 78th एनिवर्सरी मना रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाएं आज तक स्वतंत्र हो पाई हैं? क्या उनको स्वतंत्रता मिली है? स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, पर क्या उनको स्वतंत्रता मिली है? क्या वह अब तक स्वतंत्र हो पाई हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर महिला को अस्पताल के कैंपस में ही रेप किया जाता है और उसे बर्बरतापूर्वक उसके साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। आँखों में कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, आँखों से खून, नाक से खून, मुंह से खून, मतलब ऐसी हालत है कि जो बयान नहीं की जा सकती। इस तरीके की घटनाएं, जब निर्भया केस हुआ था तो ऐसा लगा था कि ऐसा कानून बनेगा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। 2012 में निर्भया केस में आपको याद दिलाना चाहूँ तो 2012 में दिसंबर के समय हुआ था। दिसंबर की रात में 9 बजे के बाद एक महिला अपने दोस्त के साथ बस में जाती रहती है और बस में उपस्थित 6 लोगों ने उसके साथ रेप किया। रेप के सभी आरोपी जो थे उनको सज़ा देने में कोर्ट को और सरकार को 8 साल लग गए। सज़ा की जो डेट आई थी वो उसमें फांसी की सज़ा पहली बार दी गई थी। इसके पहले रेप केस पे फांसी की सज़ा तक नहीं थी। सोचिए कितना लचीला कानून बनाया गया है कि फांसी की सज़ा नहीं थी। रेप जैसे घिनौने कृत्य पर भी किसी को फांसी नहीं होती थी। पहली बार फांसी की सज़ा निर्भया केस के बाद दी गई। निर्भया केस आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे समझ लीजिए कि बहुत ही बर्बरतापूर्वक की गई घटना थी, जिस घटना में एक नाबालिग भी शामिल था जिसे 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए, वह नाबालिग था इसलिए उसे सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार कारावास में डाला गया था। इसके अलावा बाकी जो 5 आरोपी थे उनमें से 4 आरोपी को फांसी की सज़ा हो गई थी और जो एक आरोपी था वह फांसी की सज़ा से कुछ दिन पहले खुद आत्महत्या कर लिया था। आप खुद सोचिए कि जिस बर्बरतापूर्वक की गई घटना के लिए इंसाफ मांगते मांगते देश की जनता ने इतना प्रदर्शन किया, उसके बाद कानून बनता है कि हाँ फांसी होगी, रेप करने वालों को फांसी दी जाएगी और फांसी की सज़ा पहली बार लागू हुई। उस फांसी की सज़ा को भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो मौजूदा राष्ट्रपति थे उस समय, जो राष्ट्रपति बनी थी उसके बाद, उन्होंने 5 ऐसे आरोपियों को की सज़ा माफ़ कर दी थी, उन्हें उम्र कैद में बदल दी थी। पूर्णतः माफ़ नहीं की थी, मतलब फांसी की सज़ा को माफ़ करके उसे उम्र कैद बना दी थी। जब आप कानून को इतना लचीला बनाएंगे, रेप जैसे घिनौने कृत्य के बाद, रेप तो फिर भी एक घिनौना कृत्य है, लेकिन उसके बाद, रेप के बाद जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, आप सोचिए उस बर्बरता के बाद भी अगर कोई रेपिस्ट इस तरीके से ख़ुद को आज़ाद समझता है कि रेप करने के बाद उसे सिर्फ उम्र कैद होगी तो उसे क्या दिक्कत होगी? वो खुले से घूमेगा, उसे लगेगा कि उम्र कैद होगी, बीच में मैं बेल पे वापस घर आता रहूँगा। तो ऐसे में उनको डर कहाँ से होगा? ज़रूरत है तो इस कानून को और कठोर करने की। ये सिर्फ एक पहली घटना नहीं थी रेप की, जो रेप की पहली घटना हुई हो, अभी भी रेप रुके नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप न्यूज़पेपर में अपने शहर की घटनाओं के बीच में आप रेप के 1 या 2 केस नहीं पढ़ते होंगे। माना कि वो रेप के केस छोटे होते हैं, किसी ज़बरदस्ती होती है, कुछ होती है, लेकिन रेप तो रेप होता है, वह चाहे जो भी हो। पास्को एक्ट आने के बाद बच्चियों के साथ या फिर रेप की जो परिभाषा थोड़ी सी बदली गई, उसमें सज़ा भी बदली गई, लेकिन जब तक रेप में कठोर से कठोर सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन है। इस कोलकाता केस के बाद, जो भी कोलकाता में हाल ही में केस हुआ 4 दिन पहले, इस केस से पहले की हम बात करें तो इसके पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बर्बरतापूर्वक रेप होता है और फिर उसके बाद व्यक्ति को मार दिया जाता है। एक केस है हैदराबाद की एक महिला डॉक्टर की, जिनकी उम्र लगभग 26 साल थी। वो अपने क्लिनिक से वापस आ रही थी, रास्ते में उनका स्कूटर पंचर होता है और उसे सही कराने के बहाने लोग उसे एक एकांत जगह ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं, बाद में उसी स्कूटर के साथ उसे जला देते हैं। उसकी अजली शरीर मिलती है, पुलिस छानबीन करती है, लेकिन मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, अभी भी सज़ा किसी को नहीं हुई है। जब इस तरीके से इतनी लापरवाही की जाएगी इस तरीके की घटनाओं पे, तो ये रेप कहाँ से रुकेंगे? हमें ज़रूरत है एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाने की जिससे रेपिस्ट, जो रेपिस्ट होते हैं, उन्हें आप अगर इंसान समझने की भूल कर रहे हैं तो इंसान समझना भूल जाइए।
वो इंसान नहीं होते हैं। और जो लोग मानव अधिकार की बात करते हैं कि मानव अधिकार है, उन्हें मानव का कुछ अधिकार मिला हुआ है, वो भी भूल जाइए, वो मानव नहीं है। मानव अधिकार सिर्फ मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। वो दानव हैं, जिस तरीके की हरकत वो करते हैं वो दानव हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर मुझे ऐसा कानून बनाना हो तो मैं ऐसा कानून बनाऊँ कि उसके बाद रेपिस्ट रेप करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा, करेगा कभी नहीं। सोचने की भी बात ही छोड़िए। अगर कोई रेप करता है और ये साबित हो जाता है कि रेप उसने किया है, आप उसके दोनों हाथ काट दीजिए, एक पैर काट दीजिए, अच्छा माथे पे लिख दीजिए कि ये रेपिस्ट है, क्या आप इसकी मदद करना चाहोगे? वह व्यक्ति तड़प तड़प के मरेगा ना, उसके बाद से कोई भी इस तरीके की हरकत करने को आगे नहीं आएगा। कोलकाता केस में तो कुछ अलग ही चल रहा है। कोलकाता केस में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसे मार करके कैंपस में ही फेंक दिया जाता है। बाद में उसकी लाश बरामद होती है और जांच में पाया जाता है कि हाँ, ये रेप सिर्फ रेप नहीं है, ये एक गैंग रेप था। लेकिन जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन डॉक्टरों की हिफाजत तक नहीं हो पा रही। अभी बुधवार मतलब कल हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं, आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। कल रात में क्या हुआ, भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ ने पथराव किया, भीड़ अंदर घुस के तोड़ फोड़ किया। मतलब या तो सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है या फिर किसी को बचाने की कोशिश, इस तरीके की घटनाएं। अरे रेपिस्ट को आप बचा रहे हैं, आप नेता हो या कोई भी हो, अगर आप रेपिस्ट के पक्ष में खड़े हो ना, तो आपसे बड़ा रेपिस्ट कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं उनको भी इस कानून के अंदर लाइए, उनको भी सज़ा के अंदर लाइए। जो रेपिस्ट का साथ देते हैं उन्हें भी ऐसी कठोर से कठोर सज़ा दे दीजिए कि दोबारा कोई इनके साथ खड़ा होने की कोशिश ना करे। माना कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें गलत तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, जो नहीं होते हैं उनको भी फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर यह फिक्स हो जाता है, इस तरीके की जांच में पता चल जाता है कि हाँ रेपिस्ट कौन है, तो उसके साथ कठोर से कठोर सज़ा मिले। ये सज़ा माफ़ी, राष्ट्रपति हैं, आपको सज़ा माफ़ी का मौका मिलता है, मतलब आपको सज़ा माफ़ी के लिए आपके पास कानून है, तो आप सज़ा माफ़ कर दोगे, आप उसे उम्र कैद बदल दोगे। ये बहुत ही गलत है। आप उनके परिवार से पूछिए, आप उससे पूछिए जिसके ऊपर ये घटना घटी है। आप खुद सोचिए अगर आपके ऊपर ये घटना घटी होती तो आप माफ़ करते? ये सवाल है राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा देवी पाटिल से पूछना चाहिए, जिन्होंने 5 लोगों को माफ़ किया हुआ था। उनकी सज़ा को फांसी से उम्र कैद में बदली थी। फांसी कोई सज़ा नहीं है, फांसी हो जाती है उसके बाद इन्हें भूल जाता है। मैं कह रहा हूँ ये हैदराबाद केस, इसमें ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इसमें आरोपी पता ही नहीं चल रहा है कौन है, उन पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, परिवार के लोग तड़पते रहें। ऐसे बहुत से रेप केस होते हैं, आप रेगुलर देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, 1 से 2 केस आप देखते होंगे, होते रहते हैं, आपके शहर में होते रहते हैं, नॉर्मली होते रहते हैं। दिल्ली का अगर घटना पढ़ेंगे, दिल्ली में 18 घंटे में एक रेप होता था 2012 से पहले। 2012 से 2020 मार्च 2020 को सज़ा मिली थी निर्भया कांड के रेपिस्टों को। वो निर्भया कांड जिससे पूरा देश दहल गया था, वैसी घटना थी जिसमें वह बच्ची जिसके साथ एक दुर्दांत घटना हुई थी, वह 16 तारीख को घटना हुई थी और 29 तारीख तक जीवित रही। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी, डॉक्टर ने कहा कि बच नहीं सकती है। उसके बाद उन्होंने कोशिश की पर वो बच नहीं पाई, उसके इंटेस्टाइन में काफ़ी सूजन हुआ और बाद में वो मर जाती है। लेकिन देश ने फिर देश में हमारे जो है कैंडल मार्च और बहुत सी रैलियाँ, बहुत से विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार पे दबाव पड़ा और तब जाके ऐसा कानून बना कि हाँ इन्हें फांसी मिलनी चाहिए। जो कानून पहले ही बन जाना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग देश के लिए, वो तब मिलता है जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। ऐसी हालत बना रखी है कि रेप करने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, आराम से करके चल दिया, बच जाऊंगा, मार दिया तो बच जाऊंगा, ये सोच आ गई दिमाग में। कहीं ज़िंदा रहते थे पहले रेप करने वाले, अब तो रेप करने के बाद मार देते हैं सीधा।
अरे कानून ऐसा बनाओ कि रेपिस्ट को अगर ज़रा सी भनक लगे रेपिस्ट है, उसके नाखूनों से अरे जिसका रेप हुआ है उसके वो ज़ाहिर सी बात अपोज करेगा। अगर वह ज़िंदा रहेगा तो कहीं न कहीं अपोज करेगा। हाथ, नाक, कानों, नाखूनों में, दांतों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा चीज़ मिल जाएगा, कुछ न कुछ फ्लैश या कोई भी चीज़ या फिर कपड़े का टुकड़ा। अगर सही से जांच की जाए तो रेपिस्ट बच नहीं सकता, उसे ज़रूर से ज़रूर पकड़ा जा सकता है। कितने बचने की कोशिश की जाए, सीसीटीवी है, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, उसके बाद भी अगर रेपिस्ट बच जाता है या फिर हमें इतना टाइम लग जाता है किसी को सज़ा देने में, फिर गलत है। आप ट्रायल के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, आप उसको दीजिए जिसमें रेप केस नॉर्मल सा हो, उसमें आप ठीक है, छोटे केस में आप दीजिए ट्रायल के लिए टाइम, लेकिन ऐसे केस में, ऐसे दुर्दांत घटना में आप टाइम दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो मैंने सज़ा बताई वो लागू करना चाहिए। एक बार ऐसी सज़ा अगर भारत में दे दी जाए तो उसके बाद से कोई रेप करने के बारे में सोचेगा तक। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मानवता के ख़िलाफ़ है, वो भी मानव है, तो आप गलत सोच रहे हो। आवेश में आके ऐसा कर दिया अगर आपको लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। मानव जो होगा वो आवेश में आएगा तो भी अपने कंट्रोल में रहेगा, कितना भी आवेश में आए उसे पता रहेगा। इस तरीके की घटना करने वाला कोई आवेश में है उसमें नहीं होता है, कोई मानव नहीं है, वो दानव है। और ऐसे दानवों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपसे सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई शेर है वो खाने दौड़ रहा है तो आप क्या करोगे अपने बचाव में? मारोगे नहीं उसे? क्यों मार रहे हो भाई? वो भी तो जानवर है, उसे जीने का हक है, हैं? क्यों मार रहे हो? नहीं मारना चाहिए ना, फिर क्यों मार रहे हो? लेकिन मारोगे। उसी तरीके से ये जो इस तरीके की घटनाएँ कर रहे हैं, अगर आज इनको अपने ज़िंदा छोड़ दिया तो कल को ये किसी और बच्ची के साथ ऐसी घटना करेंगे, फिर भी आप ज़िंदा छोड़ दोगे? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो, आपकी पत्नी के साथ, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, उन्हें भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। बताइए, अब रात की ड्यूटी कर रहे व्यक्ति को उसके साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, और हमारे देश की सरकार, या मैं कहूँगा बांग्लादेश की में सब लोगों ने, बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसका हम निंदा कर रहे हैं। ठीक है, निंदा करिए, लेकिन हम इस बात को भूले हुए हैं कि हमारे देश में क्या घटना हो गई है। पश्चिम बंगाल हमारे देश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर वो कुछ नहीं कर पा रही हैं तो। इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, भीड़ घुस जा रही है अस्पताल में, अस्पताल वालों को मारने के लिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका, और भीड़ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पुलिस वालों को बाद में आंसू गैस के गोले और ये सब दागने पड़े भगाने के लिए उन्हें, लेकिन अंदर तोड़फोड़ हो चुकी थी ना, वो अंदर घुस कैसे सके? वो तो एविडेंशियल एरिया था जहाँ पे एविडेंस थे, फिर उसमें अंदर घुस कैसे गए ये लोग? वहाँ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कठोरता से जांच होनी चाहिए, और जो भी रेपिस्ट उन्हें इतनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई भी रेपिस्ट ऐसा करने से पहले 1000 बार नहीं, ज़िंदगी में सोचे ही ना कि ऐसा कर पाएगा वो। इतनी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने जो सज़ा बताई, अगर एक बार वो सज़ा दे दी गई, दोनों हाथ काट दीजिए, एक पैर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो भाग ना सके, और भाग करके कहीं कूद फांद ना सके, उसे दर्द हो। हाथ दोनों इसलिए ताकि वह अपनी मदद खुद का ना कर सके, उसे पता चले कि उसने उन हाथों से क्या किया है, उसको इस बात का एहसास हो। उसको एहसास होगा तो बाकी लोग जो देखेंगे ना, उन्हें पता चलेगा क्या है ये, क्या सज़ा है, और किस तरीके से उसके बाद कानून व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। रेप करने वाले क्या, रेप की सोचने वाले बंद हो जाएंगे।